अच्छा, सॉरी, मैं थोड़ा सा सेटअप देखूंगा उसका, कोई सेटअप में कोई गड़बड़ है तो परचेज एग्रीमेंट के बाद हमें जो जिस चीज पे जाना था आज हम वहाँ मूव कर जाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमने परचेज का पूरा प्रोसेस देखा है, इन द सेम वे आज हम सेल्स का पूरा प्रोसेस देखेंगे कि सेल्स के क्या क्या प्रोसेसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। जिस तरीके से प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल है प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग, इसी तरीके से सेल्स का जो मॉड्यूल है वो सेल्स एंड मार्केटिंग। अच्छा, जैसे प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग के साथ अकाउंट्स पेएबल होता है और सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ अकाउंट्स रिसीवेबल होता है। ये दोनों ये अकाउंट्स का मॉड्यूल है, दोनों पेएबल और रिसीवेबल, और इसी तरीके से प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग ये हमारे सेल्स का डिपार्टमेंट और प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट अलग अलग, राइट। अच्छा, सेल्स एंड मार्केटिंग में सबसे पहले आ जाते हैं, जिस तरीके से हमने वेंडर्स क्रिएट किया था, आज हम अपने कस्टमर्स क्रिएट करना देखते हैं कि किस तरीके से हम कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आगे उसका प्रोसेस किस तरीके से चलेगा वो भी हम देख लेते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग कॉमन कॉमन के अंदर कस्टमर्स और ऑल कस्टमर्स, आप वापस से देखेंगे हर इस एरिया पेज के अंदर 6 पैन आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें कॉमन, जनरल, रिपोर्ट्स, इंक्वायरी, सेटअप, पीरियोडिक। कस्टमर्स कॉमन के अंदर कस्टमर्स और ऑल कस्टमर्स। अब आपको न्यू कस्टमर अगर खोलना है तो जिस तरीके से आपने वेंडर ओपन किया था उसी तरीके से कस्टमर ओपन होगा। कस्टमर पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑटो जो कस्टमर क्रिएशन है वो बंद किया हुआ है, तो आप जो है ऑटो नंबर सीक्वेंस भी लगा सकते हैं और आप मैनुअल भी खोल सकते हैं। ठीक है, अगेन पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन नाम, जिस तरीके से वेंडर ग्रुप था इसी तरीके से हमारा कस्टमर ग्रुप। क्या हमारा कस्टमर ग्रुप कौन सा होगा? हमने कहा लोकल कस्टमर है हमारा। करेंसी किस में डील करते हैं? हमने कहा पीकेआर में। टर्म ऑफ पेमेंट वही है कि पहले हम जो वेंडर से जो माल परचेज कर रहे थे उसकी टर्म ऑफ पेमेंट थी कि हम इतने दिन में आपको पेमेंट देंगे, और ये टर्म ऑफ पेमेंट है कि इतने दिन में पेमेंट लेंगे। अब उल्टा है, पहले हमारे ऊपर लायबिलिटी खड़ी होती थी, अब कस्टमर के ऊपर लायबिलिटी खड़ी होगी। तो 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन जितने भी नंबर ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो भी आपका डिलीवरी टर्म्स भी आप बता सकते हैं यहाँ से। मोड ऑफ डिलीवरी सेम 99% जो आपको इसके अंदर फील्ड्स मिलेंगी वो सेम होंगी। जस्ट क्या डिफरेंस होगा, वो वेंडर मतलब वो हम उसके कस्टमर थे पहले, अब हम कोई अपना कस्टमर बनाने जा रहे हैं, तो ये चीज होती है। ठीक है, सेल टैक्स ग्रुप, यहाँ से आपका उसमें भी आपने सेल टैक्स ग्रुप बताया था, इसमें भी आपने सेल टैक्स ग्रुप बताया। टैक्स एग्जाम नंबर, उसमें भी आपने एग्जाम नंबर बताया था, आप इसमें भी बता सकते हैं। ठीक है, एड्रेसेस एंड कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, आपने उसमें भी अपने एड्रेसेस लिखे थे, आप इसमें भी अपने एड्रेसेस बता सकते हैं। कस्टमर का एड्रेस जी बिल्कुल बता सकते हैं कि ये मेरे कस्टमर का एड्रेस कहाँ है, किस जगह, ये आपके जितने भी सिटी है ये सब यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, स्टेट यहाँ पे आ रही है सिंध। ठीक है, सिंध का आप यहाँ से शहर सिलेक्ट कर लें, सिंध के ये सारे शहर आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो कस्टमर अकाउंट नंबर जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने अब मैनुअली डाला है ना उसके, जी जी ठीक है, ये हम लास्ट वाला जो ऑटो आता है, ऑटो देखिए दो चीजें हैं, ये हमने पहले ना ऑटो किया हुआ था, सही ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस हमने इसको जो है मैनुअल कर दिया। बट अब आपकी ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कोई भी नंबर जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है वो आपके अपने हाथ में होता है कि आपने उसको ऑटो जनरेट करवाना है या
मैनुअल करवाना है, ठीक है। ये पहले हमारा ऑटोमेटिकली जो ऑटोमेटिक होगा वो आपको एडिट करने नहीं देगा, वो सीरीज पे चल रहा हो, वो एक सीरीज पे होगा, नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर, सही। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर उठाता रहे। और मैनुअल अगर मैं खुद पुट करता हूँ उसमें आपकी कोई पाबंदी नहीं है। जस्ट इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर पहले से कोई कस्टमर ओपन है तो आप दोबारा जब ओपन करने जाएंगे तो आपको कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और मैं इसके अंदर अल्फाबेटिक्स भी यूज कर सकता हूँ। हाँ, अल्फान्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सेव एंड ओपन, सेव एंड क्लोज, अगर आप क्लोज कर देंगे तो सेव करके वो सिर्फ इस विंडो को क्लोज कर देगा, और अगर आपने कहा सेव एंड ओपन, ओपन में आपका ये मजीद जो फील्डें होंगी वो सारी की सारी आपकी ओपन हो जाएंगी। अब हमारा ये कस्टमर सेव हो गया, राइट। और कस्टमर सेव होने के बाद अब इसमें जिस तरीके से हमने वेंडर की तमाम इंफॉर्मेशन देखी थी, इसमें भी वही तमाम इंफॉर्मेशन आएगी कि यहाँ पे इस कस्टमर के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, ऑर्गेनाइजेशन नंबर क्या है, इसका एबीसी कोड, ठीक है। ये एड्रेस बुक, अगर आपने कोई एड्रेस बुक बनाई हुई है इसकी तो आप वो एड्रेस बुक लगा सकते हैं इसके साथ। एड्रेसेस पे आ जाए तो इसके एड्रेस जो हमने सिलेक्ट किया वो हमारा आ गया, और अगर मजीद कोई एड्रेस ऐड करना है तो आप इसमें मजीद एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, अगेन मैं थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये 100% सेम चीजें, ठीक है, जो वेंडर के अंदर थी वही सारी चीजें, इसमें फर्क है कि वो वेंडर था, ये कस्टमर है, ठीक है। यहाँ से आप अपने कस्टमर्स का जो है वो कांटेक्ट नंबर जितने भी हैं आप ऐड कर सकते हैं, ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। ये इसमें जो मैंने पहले दिखाया था आप लोगों को, ईमेल आईडी, यूआरएल, टेलीफोन, फैक्स, सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिसलेनियस में ये कह रहा वन टाइम वेंडर है, कस्टमर है, सॉरी, तो आप यहाँ से चेक लगा दें कि ये वन टाइम कस्टमर है, उस वन टाइम के बाद आपको इसमें ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा, ठीक है। इसमें स्टैटिस्टिकल ग्रुप आप बना सकते हैं, स्टैटिक्स का, कस्टमर की कंजम्पशन के हिसाब से स्टैटिस्टिकल ग्रुप बना लिया कि ये हमारे बड़े कस्टमर हैं, ये उससे छोटे कस्टमर हैं, इस तरह के ग्रुप। ये गवर्नमेंट का आईडी नंबर अगर कोई एलोकेटेड है तो वो आपको आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंटर कंपनी का मतलब ये इस कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा इंटरनल है कि अगर हम एक दूसरी कंपनी में इसकी कोई ट्रांजैक्शन करना चाहें तो उसके लिए इंटर कंपनी के लिए। सेल्स डेमोग्राफिक, अगेन जिस तरीके से आपने परचेज डेमोग्राफिक देखा था इसी तरीके से सेल्स डेमोग्राफिक है। प्राइमरी कांटेक्ट नंबर, आपने प्राइमरी कांटेक्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया, लाइन ऑफ बिजनेस क्या है यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। ये जो चीज है ये वाला, ये हमारे इंटरनल जो एम्प्लॉय है कि इस कस्टमर को कौन डील करता है वो आप यहाँ पे हमारा जो सेल्स पर्सन है उसको आपने मैप करवा दिया कि हमारा जो सेल्स पर्सन है वो ये वाला बंदा जो है ना इसको डील करता है, ठीक है। इसके सेगमेंट्स ये आपको मैंने पहले ही बताया था, जैसे वेंडर के सब सेगमेंट्स, ठीक है, कंपनी चेन क्या है, सेल्स डिस्ट्रिक्ट क्या है, या लोग क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। नोट कोई लिखना है तो आप इसमें इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज है ये मैंने आपको वेंडर को होल्ड करने का बताया था कि किस तरीके से आप वेंडर को होल्ड कर सकते हैं। ये कस्टमर को होल्ड करने का है कि अगर आपको इनवॉइसिंग एंड डिलीवरी ऑन होल्ड करनी है, यानी कि कस्टमर को ही होल्ड करना है कि इसकी इनवॉइस ना बने तो इनवॉइस नहीं बनेगी, पेमेंट ना हो तो पेमेंट नहीं होगी, कोई रिक्वेजिशन जनरेट ना हो तो नहीं होगी, ठीक है। और ऑल कर दिया तो ये आप इस पे कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, क्रेडिट लिमिट का मतलब है
ये यहाँ पे मैंडेटरी क्रेडिट लिमिट चेक लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि 50,000, ठीक है, ये 50,000 इसकी क्रेडिट लिमिट है, यानी कि आप इस कस्टमर को 50,000 से ज्यादा माल दे ही नहीं सकते। अगर आप इसको माल देने जाएंगे तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है, ये आपको चेक में हटा दूं और 50,000 लिखा हुआ हो, फिर भी एरर देगा। चेक हटा हुआ है और फिर भी क्योंकि हमने सेटअप में इसको बताया हुआ है कि भाई ये आपने इसकी क्रेडिट लिमिट चेक करनी, जी चेक करनी, सही है। अच्छा, इसमें भी सेटअप के अंदर ना दो चीजें होती हैं, बल्कि तीन चीजें होती हैं। एक होती है कि सेटअप में कि आपने क्रेडिट लिमिट चेक करवानी है या नहीं, सही है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि अगर क्रेडिट लिमिट चेक करवानी है और उसकी क्रेडिट लिमिट एक्सीड हो तो क्या सिस्टम उसको रोक दे या वार्निंग देके जाने दे, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर तो सेटअप में आपने कहा कि उसको सिर्फ चेक करे, चेक करने के बाद वार्निंग दे, वार्निंग देने के बाद वो जाने दे, तो जस्ट आपके पास एक पॉपअप जैसे विंडो आती है, वो जस्ट आएगी जिसमें एक इंफॉर्मेशन होगी जो मैंने अप्रूव वेंडर लिस्ट के केस में आपको दिखाया था। इसमें भी आपको सिर्फ ये बताएगा कि इस कस्टमर की जो लिमिट है ये एक्सीड हो रही है, बस, और वो इंफॉर्मेशन आप क्लोज कर दें, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इस कंडीशन में कह रहे हैं अगर आपने सेटअप में ये बताया मैं दिखा देता हूं कि आपका ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल के जो पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पे आपको ये देखें, चेक क्रेडिट लिमिट ऑन फ्री टैक्स इनवॉइस चेक करवानी है, हमने कहा नहीं फ्री टैक्स पे नहीं करनी। चेक क्रेडिट लिमिट ऑन सेल्स ऑर्डर, ये अगर आपने इस पे चेक लगा दिया तो हर सेल ऑर्डर पर चेक करेगा ही करेगा, राइट। अच्छा, फिर कह रहा है रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन विद क्रेडिट। अब क्या करना है, ये चेक करना है क्रेडिट, और उसके बाद मैसेज व्हेन एक्सीडिंग क्रेडिट लिमिट क्या करे, रिव्यू करे, वार्निंग करे या एरर दे। एरर का मतलब है ये आपको आगे नहीं जाने देगा, ये आपको कहेगा कि भाई रुक जाओ, इसकी क्रेडिट लिमिट जो है वो एक्सीड हो गई है, आप इसको कोई माल इशू नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको 50,000 और 1 रुपए का भी माल है ना, तो भी नहीं जाने देगा। 1 रुपए का भी माल यानी कि 50,000 से एक्सीड हो गया ना, तो सिस्टम आपको रोक देगा कि भाई अब आप इसको माल इशू नहीं कर सकते। हाँ, विद इन अ लिमिट, क्रेडिट लिमिट के अंदर 50,000 के अंदर, फॉर एग्जांपल 20 का पहले दिया हुआ था तो मजीद आप 30 का दे सकते हैं। 30 का देने के बाद अगर फर्ज करो 30 का दिया हुआ है तो 20 का आप मजीद दे सकते हैं, एक्सीड नहीं। हाँ, एक दूसरा केस, अब मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ, ऑर्डर 10 लगा सकता हूँ, इसके सेल ऑर्डर बना सकता हूँ, बट वो जाने नहीं देता। ये बात क्लियर है? सही। तो ये यहां से ये आपका वार्निंग, रिव्यू और एरर ये आपका रोक देता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब है कि सिर्फ बैलेंस को चेक करें, इसका मतलब है कि जो उसके ओपन ऑर्डर पड़े हुए हैं, पैकिंग स्लिप सॉरी, जिसकी जीआरएन हो गई है भेजने वाले, और बैलेंस इसको चेक करे। और इसका मतलब है बैलेंस, ओपन और जो जहां पड़े हुए हैं सबको चेक करे, तो ये फिर सबको चेक करेगा। ये पूरा सेटअप है क्रेडिट का,
ये क्रेडिट कस्टमर जो होते हैं ना हमारे, ये उसका एक सिर्फ एक क्रेडिट लिमिट लिखने से वहां पे कुछ नहीं होगा, उसका पूरा ये सेटअप करना पड़ता है कि हमें बताना पड़ता है कि भाई क्या करना है। क्रेडिट लिमिट लिख दी हमने 50,000, तो उस 50,000 के साथ क्या होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये पूरा सेटअप है इसके अंदर। वापस से हम आ जाते हैं उसी कस्टमर पे जो हमने ओपन किया था, ठीक है, ये हमारा कस्टमर है, इसको हमने एडिट किया, मैंडेटरी चेक, ये लास्ट भी चेक करेगा ही करेगा, सही है। ठीक है। कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कलेक्शन किससे लेनी है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये होता है कि एक्सक्लूड इंटरेस्ट चार्जेस और एक्सक्लूड कलेक्शन फीस। ये उस केस में होता है कि अगर कोई लेट हो रहा है और उस पे कोई पेनल्टी वगैरह लग रही है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, सही, तो उसको एक्सक्लूड कर दो, तो वो फिर इस केस में आप इस पे चेक लगा देंगे तो वो उन चार्जेस को एक्सक्लूड कर देता है। सही। अभी स्टार्ट हो गए, एक हुआ, एक ही नहीं हुआ। हेलो जी, जी वालेकुम सलाम। जी भिजवाओ, जी भिजवाओ। उसके बाद सेल्स ऑर्डर डिफॉल्ट, जिस तरीके से हमने वेंडर में देखा था परचेज ऑर्डर डिफॉल्ट, इसी तरीके से इसमें सेल्स ऑर्डर डिफॉल्ट। अगर कोई चार्जेस का ग्रुप आप बना के इसके साथ अटैच करना चाहें तो वो भी अटैच हो जाएगा। आप इस कस्टमर का अगर फर्ज करें कि इसकी एक ही साइट है, तो आप उस एक साइट को डिफॉल्ट पे कर सकते हैं कि भाई ये कराची में, और मतलब ये वाली जो साइट है इसका ताल्लुक उससे नहीं हमसे है। हाँ, इसका हम कहाँ से माल देंगे, कहाँ से, फ्रॉम जी एग्जैक्टली, कहाँ से देंगे। तो अगर ये कस्टमर यहीं सिर्फ कराची में ही है, ठीक है, तो आप कराची की साइट और कराची का वेयर हाउस मखसूस कर देते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है सेल ऑर्डर के ऊपर ये साइट और वेयर हाउस ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा, ठीक है। आइटम कस्टमर ग्रुप फॉर एक्सटर्नल आइटम डिस्क्रिप्शन, ये ले सकते हैं। कमीशन ग्रुप, सेल्स ग्रुप, ये मुख्तलिफ। देखिए मैं पहली क्लास से एक चीज आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि देखिए इसमें बेशुमार किस्म की फील्ड्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी हम यूज कर रहे हो, जो जहां आपकी नीड हो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अकाउंट नंबर, इनका कोई अगर पर्टिकुलर कोई नंबर एलोकेटेड है इस कस्टमर का, तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का मॉडल अगर कोई बताना चाहे तो इंटर कंपनी, अगेन कोई ऑर्डर एंट्री डेडलाइन, ठीक है। ये देखिए सारी चीजें आपको ना, जितने भी ड्रॉप डाउन देखेंगे आप सब इसमें आपको ना खाली मिलेगा आपको। ये मल्टी लाइन डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट है तो टोटल डिस्काउंट क्या है, प्राइस क्या है इसकी, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हैं। मल्टी डिस्काउंट तो वो यही शो कर रहा है ना कि अगर एक कस्टमर हमसे 5 प्रोडक्ट ले रहा है तो किसी एक प्रोडक्ट पे 5% है, किसी पे 4 है, सबका। मल्टी लाइन डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि हम 3 या 4 आइटम ले रहे हैं तो अलग अलग डिस्काउंट उसमें मेंशन हो सकता है। जी ठीक है, ये अच्छा, ये पेमेंट डिफॉल्ट, अच्छा ये जिसके साथ ये डिफॉल्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये
डिफॉल्ट का मतलब है कि एक दफा आपने सेटिंग कर दी ना इसकी, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली हर जगह रिफ्लेक्ट होगा, हर जगह रिफ्लेक्ट होगा, ये जहां जहां इनकी नीड होती है, जरूरत होती है। ठीक है, अब वही पेमेंट टर्म हमने 15 दिन का बताया है या 10 दिन का बताया है या 25 दिन का बताया, 30 दिन का बताया, जो आपका है। ठीक है, पेमेंट मेथड ऑफ पेमेंट क्या होगा इसका, पेमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, शेड्यूल क्या है, पेमेंट डे क्या है, कैश डिस्काउंट क्या मिलेगा। ठीक है, पेमेंट टर्म, basis days, the number of days that will be added to the document that when calculated discount and ये देख रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट एंड ड्यू डेट्स। ठीक, बैंक अकाउंट मैप करवा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह, ये सेटअप। एक चीज, कोई नोट स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रल बैंक पर्पस या कोई इंफॉर्मेशन आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ये स्पेशली फॉर दिस है, नोटिफिकेशन टू द सेंट्रल बैंक। बट हमारे पास सेंट्रल बैंक या कोई ऐसी चीज नहीं है तो आप लोग ना यूज करें। अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखनी है इसमें नोट तो आप लिख सकते हैं। फाइनेंशियल डायमेंशन कि ये कहाँ हमारा फाइनेंशियली हिट कहाँ होगा, वही जो कि मैंने आपको वेंडर में बताया था, वही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये वेयर हाउस, एडवांस वेयर हाउस जब आपका इम्प्लीमेंट हुआ होता है तो वो फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनवॉइस एंड डिलीवरी, इनवॉइस अकाउंट, जिस तरीके से मैंने वेंडर में आपको बताया था कि एक उसका अकाउंट होता है और एक इनवॉइस अकाउंट होता है। इनवॉइस अकाउंट ये होता है कि भाई मैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि उसका एक हेड ऑफिस है, कस्टमर है टेस्ट 1, ठीक है, उसकी 10 ब्रांचेस हैं। अब वो 10 ब्रांचेस आपसे माल परचेज कर रहे हैं, बट वो कहता है कि पेमेंट मैं खुद दूंगा, पेमेंट मैं दूंगा। तो आप इनवॉइस अकाउंट उस पेरेंट का यहाँ पे लगा सकते हैं, और चाइल्ड अकाउंट में आपने 10 अलग अलग अकाउंट खोले, ठीक है, और पेरेंट अकाउंट यानी कि इनवॉइस अकाउंट आपने एक लगा दिया, तो इनवॉइस हमेशा उसी के नाम पे जनरेट होगी जो आपने अकाउंट यहाँ पे लगाया होगा। और बाय डिफॉल्ट अगर आपने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट जो आपका ये कस्टमर होता है, ये वाला अकाउंट जो होता है कस्टमर अकाउंट, उसी पे इनवॉइस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये देखें, अब इनवॉइस एड्रेस किस पे इनवॉइस क्रिएट होनी है। अगर तो फर्ज करो मैंने कहा कि ऑर्डर अकाउंट पे क्रिएट होनी है तो ये ऑर्डर वाले अकाउंट पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने कहा कि इनवॉइस वाले पे होनी है तो इनवॉइस वाले पे क्रिएट हो जाएगी, मतलब जहां से ऑर्डर हुआ वहां हो जाएगा जी। नंबर सीक्वेंस ग्रुप मैंने पहले भी बताया था, अगेन बता रहा हूँ। जैसे ये फ्लीट कस्टमर्स, हम ये चाहते हैं कि मेरे 3 या 4 अलग अलग कस्टमर्स हैं, उनकी जो इनवॉइस नंबरिंग है ना वो बिल्कुल सेपरेट चले, बिल्कुल सेपरेट चले, तो हम नंबर सीक्वेंस के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे अलग अलग ग्रुप्स हैं कस्टमर्स के, मैंने 3 या 4 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उन 3 और 4 को अलग अलग नंबरिंग की इनवॉइस जनरेट करवानी है। किसी को मैं सेल टैक्स इनवॉइस दूंगा, किसी को सेल टैक्स इनवॉइस नहीं दूंगा, तो आप उसकी नंबर सीक्वेंस। अच्छा, ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई इनवॉइस नंबर क्रिएट होता है तो वो एक सीक्वेंस में क्रिएट होता है। अगर बीच में से कोई इनवॉइस मिसिंग है तो ऑडिट जो है वो सवाल कर सकता है कि ये इसकी बीच की इनवॉइस नंबर कहाँ है। जी, तो इसलिए फर्ज करें कि आप ये कहते हैं कि यार मेरे 2-3 कस्टमर ऐसे हैं जो कि जीएसटी पे डील नहीं कर रहे, तो उस सिनेरियो में अगर आपने कोई इनवॉइस नंबर जनरेट करवाया, ये वाला जो नंबर सीक्वेंस चल रहा होता है, ठीक है, और उसी बीच में आपने उन जो जीएसटी वाले नॉन जीएसटी वाले कस्टमर्स को दे दिया माल, इनवॉइस तो सिस्टम जनरेट करेगा। जब इनवॉइस जनरेट होगी और आपने एफबीआर में वो सबमिट करवा दी उसमें से उनको माइनस करके, तो एफबीआर आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि ये जो बीच बीच में से मिसिंग है इनवॉइसेस, ये क्यों मिसिंग है। अगर कैंसिल्ड है तो मुझे कैंसिल्ड का डेटा दे दो। फिर उस सूरत में
जो है ना थोड़ा सा मसले मसाइल हो जाते हैं कि भाई, तो इस सिनेरियो में हम अलग अलग इनवॉइसेस जनरेट करवा देते हैं कि उसकी एक नंबर सीक्वेंस बिल्कुल ही अलग चल रही होती है, उसका जीएसटी वाली इनवॉइसेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जब हम रिपोर्टिंग बनाते हैं या देते हैं आगे, तो जो जीएसटी वाली इनवॉइसेस हैं हम सिर्फ वही प्रेजेंट करते हैं जिसमें से कोई नंबर सीक्वेंस कोई मिसिंग नहीं होता। तो ये नंबर सीक्वेंस जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फीचर है सिस्टम का। सेल टैक्स ग्रुप, यहाँ पे हमने सेल टैक्स ग्रुप बता दिया। एग्जाम नंबर, अगर टैक्स एग्जाम नंबर कोई है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा, प्राइसेस इंक्लूड सेल टैक्स, इसका मैंने पहले ही बताया था। फर्ज करेंगे आपने कहा कि एक आइटम है, उसकी प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, और आपने कहा कि इस पे 17% जीएसटी लगेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि 17 रुपए, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 117 रुपए, ठीक। अगर आपने कहा कि प्राइसेस इंक्लूड सेल टैक्स, ऐसी सूरत में ये जो 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज और इसमें ऑलरेडी सेल टैक्स इंक्लूडेड है। अगर आपने उस पर टैक्स लगा दिया तो ठीक है, जो भी आप प्राइसिंग डालेंगे, जो भी प्राइसिंग डालेंगे, सिस्टम उसको अज्यूम करेगा कि इसमें सेल टैक्स इंक्लूड है। सही, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और अगर आपने इसको अनचेक रखा, इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्राइस डालेंगे सेल टैक्स उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। मैं अभी आप लोगों को ना दोनों कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। अच्छा, इसमें जिस तरह आप कह रहे थे कि जब हम टैक्स का डेटा आगे देते हैं, वो इनवॉइसेस जो हमें बुक करानी है टैक्स की भरने में, तो इसमें जब हम कोई भी कस्टमर कोड खोल रहे हैं जिसका मुझे पता है जीएसटी रजिस्टर्ड है, ये जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं उसी वक्त ही प्राइस इंक्लूड सेल्स टैक्स कर रहा हूँ तो मेरा कोड सबमिट हो गया। जब मैं डेटा सबमिट कर रहा हूँ टैक्स में, तो मैं वही फिल्टर आउट कर दूंगा। जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फाइल, तो मैं फिल्टर आउट कर दूंगा, ये 17% इस पे लगा हुआ है, वो मैंने एफबीआर में उसका सीरियल नंबर नहीं, इसका मकसद ये नहीं है, इसका नहीं। अच्छा, मेरी आपके साथ डील ये हुई है कि भाई मैं आपको 100 रुपए की चीज दूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब कोटेशन आती है तो उसमें लिखा होता है कि 100 रुपीज, नीचे लिखा होता है विदाउट टैक्स जीएसटी, विदाउट जीएसटी, एक्सक्लूसिव जीएसटी, एक्सक्लूसिव जीएसटी, ठीक। एक तो ये तरीका होता है, एक ये होता है कि 100 रुपीज इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, एक ये होता है, ठीक। जो आप 100 एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूसिव जीएसटी की बात करते हैं तो उसमें फिर 100 के ऊपर जीएसटी लगेगा, सही है, वो बन जाएगा। फर्स्ट करें 17% है तो 100 प्लस 17 इक्वल्स टू 170, राइट, बिल्कुल। और जो इंक्लूसिव है उसमें आपको मजीद टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मजीद टैक्स नहीं देंगे, 100 के अंदर ही आपका टैक्स भी इंक्लूड है, सही। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आपका ये वाला जो फीचर है, ये अगर आपने इस पे चेक लगाया, अच्छा, जो जो आप यहाँ पे चेक लगाएंगे ये आपके सेल ऑर्डर पे भी उठ के जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो उसके बाद ये डिलीवरी क्या, डिलीवरी टाइम, मोड और ये रीजन वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। आरएफआईडी टैगिंग होती है जो आइटम्स के ऊपर, अगर आप करवा हमारे पास है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये ट्रांसपोर्टेशन, और ये ट्रेन का मॉडल, ठीक है। ये हमारा कस्टमर जो है ना एक क्रिएट हो गया। अब हमने ये एक कस्टमर जो बनाया है, मैं इस एक चीज देख लूं, मैंने एक एक्सक्लूसिव टैक्स रखा है इसको, ठीक है। इस कस्टमर के मुतालिक कोई सवाल है अभी यहाँ पे फ्रंट पे, तो कुछ पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है कि
कस्टमर्स का बैलेंस, इस कस्टमर की तरफ मेरा कितना बैलेंस है। अच्छा, यहाँ पे जो माइनस का मतलब है, यहाँ पे माइनस का मतलब उल्टा है, उल्टे से मुराद है कि अगर माइनस में अमाउंट नजर आ रहा है इट मींस कि उसका एडवांस हमारी तरफ है। अगर माइनस में है तो उसका अमाउंट हमारी तरफ है, और अगर प्लस में है तो हमारा अमाउंट उनकी तरफ है। ये बात क्लियर हो गई? सही है। ये एडवांस हमारा चल रहा है। किसी से अगर आप एडवांस में डील करते हैं तो वो आपको एडवांस ये देंगे, ये सब एडवांस चल रहे हैं। लाइव नहीं है। अच्छा, ठीक है। एनीवे ये आपका जो माइनस में आ रहा होता है इसका मतलब है ये एडवांस है। ट्रांजैक्शन जिस तरीके से वेंडर ट्रांजैक्शन आपने देखी थी, यहाँ पे आपको कस्टमर की सारी ट्रांजैक्शन नजर आएंगी कि भाई किस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट कितने का माल है और कितनी पेमेंट हमने उसे रिसीव की है। ये सारी चीजें आ रही होती है। ये पेमेंट रिसीव है और ये सेल ऑर्डर्स है, ये सारे सेल ऑर्डर। कंट्रोल जी करके आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी किया और ये देखिए ये ऊपर जो है ना इनेबल हो जाता है फिल्ट्रेशन, और यहाँ पे मैंने जस्ट सेल ऑर्डर्स फिल्टर किया तो अब ये सारे सेल ऑर्डर नजर आएंगे मुझे कि मैंने क्या माल दिया है उसको। ठीक है, अगर किसी का फिल्टर आप पेमेंट से करना चाहें तो पेमेंट से भी कर सकते हैं। पेमेंट से करना चाहे तो पेमेंट से भी कर सकते हैं। ये सारी पेमेंट है, ये जो पेमेंट हमने रिसीव की है वो चीजें आप। अच्छा, इसकी अंदर की जो चीजें है ना, ये जो ट्रांजैक्शन के अंदर की जो चीजें हैं यहाँ पे जर्नल और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जब हम अकाउंट रिसीवेबल और पेबल देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट है फाइनेंस का पार्ट है। ठीक है, तो ये अभी हम थोड़ा सा जस्ट आपको मैं यहाँ का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें ट्रांजैक्शन और उसका कॉन्टैक्ट्स और ये बैलेंस, ये यहाँ से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। उसका यहीं से सेल कोटेशन बनानी हो यहाँ से सेल कोटेशन बना सकते हैं, यहीं से सेल ऑर्डर बनाना हो यहाँ से सेल ऑर्डर बना सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट बनाना हो ट्रेड एग्रीमेंट बना सकते हैं यहीं से रहते हुए। ठीक है, अगर उसकी कोई इनवॉइस जर्नल बनाना है तो इनवॉइस जर्नल बना सकते हैं। ठीक, फ्री टेक्स्ट इनवॉइस बनानी हो तो ये फ्री टेक्स्ट इनवॉइस बना सकते हैं। कलेक्शन के अंदर हम जो है इसकी जो ओपन सेटलमेंट है वो हम देख सकते हैं कि कितनी ओपन सेटलमेंट खड़ी हुई है इसकी। कोई पेमेंट जर्नल बनाना है तो हम पेमेंट जर्नल डायरेक्ट बना सकते हैं यहाँ से। यानी कि एक कस्टमर की स्क्रीन पे खड़े होके आपको अकाउंट्स रिसीवेबल, सेल ऑर्डर, सेल्स कोटेशन, सेल्स एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट और ये डिफरेंट चीजें आप एक ही स्क्रीन पे रहते हुए कर सकते हैं। आपको अलग अलग जगहों पे आप यहाँ से पेमेंट रिसीव करने, आपने इस पे क्लिक किया आपकी पेमेंट रिसीव का वाउचर बना देगा ये आपको। ठीक है, अगेन ये अकाउंट्स रिसीवेबल का काम है, तो हम अकाउंट रिसीवेबल में देखेंगे कि किस तरीके से हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल ऑर्डर बनाना है तो यहाँ से आपको ये सेल ऑर्डर क्रिएट करके दे देगा। जो काम हम वहां पे सेल ऑर्डर पे खड़े होके क्रिएट करते थे, अब ये देखिए इसने सारी चीजें खुद ही क्रिएट करके डायरेक्ट लाइन पे लेके आ गए। तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो से कस्टमर पे खड़े होके सेल ऑर्डर ये सब चीजें कर रहे होते हैं या सेल ऑर्डर पे खड़े होके आप ये सारी चीजें बना रहे होते हैं। ये डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक, अच्छा इस सेल ऑर्डर को हम जाया नहीं करते, इसको अभी हम देख लेते हैं कि किस। अच्छा ये तो हमने टेस्ट सर्वर टेस्ट वाले का नहीं बनाया, इसका हम टेस्ट का अगर हम बनाए तो ये टेस्ट का हमारा टेस्ट का हम बना लेते हैं। ये सेल्स कोटेशन पे आ गए हम लोग,
हम सेल ऑर्डर बना लेते हैं। ठीक है, इसकी जो डिफॉल्ट चीजें ये देखें, ये इसने डिफॉल्ट चीजें उठा के आपको ये क्रिएट कर देगा, राइट। अच्छा, इसकी जो सेटलमेंट, अनसेटलमेंट, क्लोज ट्रांजैक्शन, ओपन ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये सारी आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगी। अगर सर्विसेज का मॉड्यूल इनेबल है आपके पास तो सर्विस एग्रीमेंट और ये सारी चीजें आप यहाँ से बना सकते हैं, सर्विस ऑर्डर बना सकते हैं। कंपेन, कोई मार्केटिंग की कंपेन चलानी है तो आप इसके अगेंस्ट रिटेल की चीजें आपको यहाँ से, अगर कोई चीज चाहिए तो ये चीजें जनरल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो कस्टमर से रिलेटेड जो मोस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो अंदर होती है, बाकी बाहर की सारी ये ट्रांजैक्शनल होती है, ट्रांजैक्शंस होती है इसके अंदर सब। ठीक है, अब आ जाए सेल ऑर्डर पे कि किस तरीके से सेल ऑर्डर बनता है। एक तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप कस्टमर के ऊपर मौजूद हैं और आपने सेल ऑर्डर पे क्लिक किया तो वो आपका सारी चीजें जो बाय डिफॉल्ट वाली चीजें हैं वो सारी उठा के यहाँ पे डाल देगा। और आप ये देखिए पेमेंट टर्म और ये सब चीजें उसने उठा ली कि भाई पेमेंट टर्म जो है ना 30 डेज का है मेरा। ठीक है, कस्टमर रिक्विजिशन, ये कस्टमर रिक्विजिशन क्या होता है कि फर्ज करें कि हमारे यहाँ तो ऐसा बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है हमारे से पाकिस्तान में। अदरवाइज ये होता है कि कस्टमर जो है ना वो अपनी रिक्विजिशन देता है, यानी कि परचेज ऑर्डर देता है कि भाई मुझे इतना माल दे दो, इतना माल दे दो, इतना माल। यहाँ पे तो हमें वो जस्ट एक या तो व्हाट्सएप कर देता है या मुख्तलिफ जो पोर्टल्स हमने बनाए हैं उस पे वो ऑर्डरिंग कर देता है कि भाई मुझे इतना माल दे दो। यहाँ पे कस्टमर रिक्विजिशन के अंदर वो जो परचेज ऑर्डर देता है ना उसका रेफरेंस आता है। सही है, समझ रहे? अगर कोई कंपेन चल रही है और उसका कोई नंबर है तो वो कंपेन आईडी यहाँ पे आता है। ठीक है, अच्छा, कस्टमर का कोई रेफरेंस होता है तो वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन इंटरनेट और ईमेल आईडी और ये सारी चीजें जो है वो वही हैं जो कि हमारे वेंडर के अंदर थी। सेटअप टैक्स एग्जाम नंबर, ये जो हमने सेल टैक्स वहां डाला था वो यहाँ आ गया। ये देखिए प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, ये देखिए हमने चेक नहीं लगाया था तो इस पे भी चेक नहीं लगा हुआ। अगर ये चेक में लगाता तो यहाँ पे भी चेक लगा हुआ होता। ठीक है, ये सेल्स ग्रुप, कमीशन ग्रुप, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे कमीशन और ये सारी चीजें होती हैं। नंबर सीक्वेंस, अगेन वो नंबर सीक्वेंस एक तो जो हमने इनवॉइसिंग के वक्त हमने देखा था ये वो, अगर वहां पे कोई नंबर सीक्वेंस होता तो यहाँ पे जरूर किया जाता। ठीक है, और अगर फर्ज करो कि हमने कहा कि फॉर द टाइम बीइंग एक ही सेल ऑर्डर पे हमें ये करना है तो आप यहाँ से नंबर सीक्वेंस अलग ले सकते हैं। सेटलमेंट टाइप हमने कहा नहीं, सेटलमेंट टाइप नहीं दो। पोस्टिंग प्रोफाइल, ये कस्टमर पोस्टिंग प्रोफाइल है कि ये जीएल में किस जीएल में जाके ये हिट करेगा। ठीक है, सेल्स रेस्पॉन्सिबल कौन है, सेल्स और सेल्स टेकर कौन है, ये सारी चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, अब चूंकि मैं इस पे मैंने ये ऑर्डर बनाया है तो इसलिए मेरा नाम आ रहा है। बेसिकली सेल्स वाले जो लड़के होते हैं वो खुद ऑर्डर अगर क्रिएट करते हैं किसी शॉप पे जाके या किसी साइट पे जाके तो ऑटोमेटिकली उनका ऑर्डर टेकर का नाम भी उनका अपना आ जाता है और सेल्स रेस्पॉन्सिबल भी उनका अपना नाम। और इन केस वो कहते हैं कि सेल्स रेस्पॉन्सिबल कोई और है तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर टेकर कोई और है तो वो भी हम चेंज कर सकते, जी चेंज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये पोस्टिंग प्रोफाइल जो है ये नॉर्मल की पोस्टिंग प्रोफाइल है। अगर वो कहता है कि भाई मैं तो एडवांस में मुझे आपके साथ डील करनी है तो आप यहाँ से एडवांस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये जो एडवांस का मतलब है कि मैं पेमेंट ले चुका हूं, पेमेंट आने के बाद मैं इसको ऑर्डर बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस, जो इसका एड्रेस अभी बाय डिफॉल्ट फर्स्ट प्राइमरी एड्रेस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इसके मल्टीपल एड्रेसेस होते तो यहाँ पे लिस्ट आ रही होती है पूरी
आप कि भाई डिलीवरी मेरी यहाँ नहीं यहाँ होनी है, तो आप वहां से पर्टिकुलर एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी कॉन्टेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं। ये वो तमाम वो चीजें हैं जो कि सेल ऑर्डर प्रिंट करेंगे तो उसके ऊपर भी प्रिंट होके जा रहा होता है और कॉल वगैरह करने में आसानी हो जाती है। डिलीवरी, एक बंदा कहता है रिक्वेस्टेड शिप डेट, एक बंदा कहता है कि भाई मुझे जो है ये माल चाहिए 30 तारीख को या 31 तारीख को, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्टेड शिप डेट जो है ना 31 तारीख करेंगे, रिक्वेस्टेड रिसीव डेट भी 31 तारीख कर देंगे। अगर सेम सिटी के अंदर है और सेम डे डिलीवरी हो सकती है तो हम, वो कहता है कि भाई मैं ऑर्डर प्लेस आज कर रहा हूँ बट आप मुझे जो है ना 31 तारीख को माल दीजिएगा या 1 तारीख को दीजिएगा, तो हम ये रिक्वेस्टेड डेट जो है ना बता सकते हैं, शिप डेट भी बता सकते हैं। ठीक है, कंफर्म शिप डेट क्या है वो भी बता सकते हैं, कंफर्म रिसीव डेट क्या है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, कैरियर अकाउंट नंबर, किस कैरियर के थ्रू जा रही होती है, किस अकाउंट नंबर दैट इज इनवॉइस्ड बाय द कैरियर। ज्यादा एक्सपोर्ट में यूज होता है। एक्सपोर्ट हम जब कुछ भेज रहे हैं तो उसमें हम डालेंगे फलाने कुरियर से भेजा है और इस डेट को हमने निकाला है, ऐसा नहीं, इसमें कैरियर Tracking सिर्फ details उसका नहीं है, जो ट्रैकिंग डिटेल भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, टैंक लॉरी का नंबर डालते हैं। क्या हमारी जो गाड़ी ये वाली कैरियर आपका जो ऑर्डर लेकर निकली है। जी एग्जैक्टली, तो वो इसके अंदर आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, तो आप उस थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन डालते हैं कि भाई मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करते हैं। सही। मिसलेनियस डिलीवरी इन्फो, या आप देख लें इसके अंदर मुख्तलिफ वही तमाम। एक चीज है कि अगर हमने बाय डिफॉल्ट सेटअप में ये सारी चीजें डाल दी तो ये ऑटोमेटिकली उठ के आ जाए। हाँ, हर कुछ कोई करना नहीं, वो वन टाइम ही है सारा कि हम काम ही रोड से करते हैं। ये हमारी टैंक लॉरी ओपन है, ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप कौन सी टैंक लॉरी से माल भेजना चाह रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे उठा सकते हैं कि भाई मेरी इस गाड़ी से जा रहा है माल। ठीक है, कैरियर सर्विसेज ये आप बना सकते हैं। ठीक, कैरियर ग्रुप बना सकते हैं, ब्रोकर आईडी वही सेम है क्या? ये चीजें नहीं, ब्रोकर आईडी आप अलग अलग भी हो सकते हैं कि अगर कोई इन बिटवीन आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन बीच में कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व है तो आप उसके थ्रू भी बना सकते हैं। अच्छा, प्राइस एंड डिस्काउंट, ये तमाम वही इंफॉर्मेशन है जो कि मैं अभी आपको कस्टमर के ऊपर सारी बता चुका हूँ। ठीक है, इंटर कंपनी सेटिंग, ये वही इंटर कंपनी सेटिंग है जो मैंने वहां बताया था कि ये हमारी इंटरनल होती है। ठीक, ये पूरा का पूरा आपका हेडर व्यू है। अब आ जाते हैं लाइन व्यू के ऊपर। अब ये देखिए क्या कहते हैं, कैरियर सर्विस मस्ट बी फिल्ड नाउ। ठीक है, ये इसलिए कह रहा है कि भाई इसकी सर्विसेज जो है वो किससे ली आपने, इसको हटा देता हूं। तो अब आपको ये वो कह रहा है टैंक लॉरी की जो सर्विसेज है वो किससे ली है, क्या आपकी अपनी है? ना दो इन्फॉर्मेशन डाली थी ना, इसलिए जी जी, वो कह रहा है कि भाई मुझे इसका वो भी बताओ कि इसका वेंडर है कौन टैंक लॉरी का। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस आइटम को मैं सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, सेल करने के लिए मैंने सेल प्राइस नहीं डाली होगी। ठीक, आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं कि भाई मैं ये आपको 75,000 में दूंगा। ठीक, और इसको हमने सेव करवा दिया। अब एक चीज के यहाँ पे इसने सेल टैक्स बनाया या नहीं बनाया ये आप देख लें। अच्छा, हमने इसकी लिमिट कितनी डाली? 50। ये बड़ा अच्छा है, सामने आ गया कि ये हमने इसकी लिमिट डाली थी 50,000। तो वो आपको कह रहा है कि आप इसको जो है ना सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कह रहा है भाई बैलेंस तो इसका चलो कुछ नहीं है,
बट करंट ऑर्डर 75,000 का आपने लगाया है, इसका नया बैलेंस जो बन जाएगा वो 75,000 बनेगा और इसकी लिमिट 50,000 है, तो ये एक्सेस अमाउंट हो रहा है इसका 25,000, इसलिए ये एरर दे दिया। ये सिर्फ एरर नहीं है, ये आगे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि हमने उसमें ठीक है, एरर लगाया था ना। हमने एरर लगाया हुआ है और उसमें मैंडेटरी चेक भी लगाया हुआ है, तो ये आपको आगे नहीं जाने देगा। ये बात क्लियर है? ओके। दूसरी बात मैं आपको दिखा रहा था कि इसने सेल टैक्स यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, क्योंकि हमने इस पे सेल टैक्स लगाया ही नहीं। इस पे हम सेल टैक्स लगाएंगे, सेल टैक्स, तो आपको ये सेल टैक्स क्रिएट करके देगा। इसमें कितना सेल टैक्स है कितना नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और इस आइटम पे इसने ये देखे सर उसका रेट कम करे, मैं वो मैं कर, अच्छा जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते रहेंगे ना, ये आपका बार बार सामने आता रहेगा, कुछ भी करते रहेंगे। अब आपको ये बता रहा है कि भाई ये 75,000 के ऊपर 13% आपको सर्विस चार्जेस भी देने पड़ेंगे, जो कि 9,750 बनते हैं, ठीक है। ये सिर्फ टैक्स का अमाउंट है, सही है। और मैं इसका टोटल सम देखूंगा तो आपको यहाँ से टोटल से पता चल जाएगा टोटल मेरा कितना बनेगा, ये 84,750 बनेगा। वो कह रहे हैं भाई एक्चुअल अमाउंट आपका सब टोटल 75,000 और सेल टैक्स इसमें 9,750 जो है ना इसका सेल टैक्स होगा। इन केस के अगर कोई आपने इसके ऊपर चार्जेस लगाए कि भाई मैं तो इससे डिलीवरी चार्जेस भी लूंगा, ये फाइनेंशियल में जाके मेंटेन चार्जेस पे आप जाके इससे अगर आपने कहा कि मैं इससे कोई चार्जेस लूंगा, फ्रेट चार्जेस देखें यहाँ पे फ्रेट चार्जेस या कोई ओपन है, फर्स्ट करें कि मैंने इसी पे ये एक चीज बोली है और मैंने कहा कि भाई मैं इससे 200 लूंगा डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। तो लैपटॉप के लाइसेंस फीस ही कोई भी लाइसेंस फीस है कोई भी, तो वो आपको ये बताएगा कि भाई 200 रुपए ये चार्जेस तो देने पड़ेंगे आपको, ठीक। असल मकसद था मुझे समझाना कि किस तरीके से आप इसके ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे भी वो जान नहीं छोड़ेगा कि भाई इसकी जो है ना ये 34,950 ऊपर एक्सीड हो रहा है, ये इसकी क्रेडिट लिमिट इतनी है, समझ रहे हैं मेरी बात। इससे मुताल्लिक कोई सवाल है तो पूछ लें, अगर आपका ये तंग कर रहा है। अच्छा ये तो पहले ही केस में ऐसा हो गया, ठीक है। आप ये अज्यूम करें कि इसकी तरफ कुछ बैलेंस था, आप 1 मिनट के लिए ये अज्यूम करें कि इसकी तरफ कुछ बैलेंस था, तो इसने जाके 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर या 10 ऑर्डर के बाद जाके रोका है, तो वो ऐसे ही रोक देगा कि भाई इसकी लिमिट जो है ना पूरी हो चुकी है, आप जो है ना इसको मजीद, मैं इसकी लिमिट जो है ना वो बढ़ा देता हूँ, खत्म नहीं करूंगा बढ़ाऊंगा। बढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आपको ये सिर्फ दिखाऊंगा कि इसमें आपका फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, अब आप जब इस पे जाके ये मैनेज पे जाके यहाँ से चेक लिमिट करेंगे तो ये आपका अगर विद इन लिमिट होगा ना तो आपका ओके कर देगा, ये ओके। और अगर ये विद इन लिमिट नहीं होता तो वही वाला मैसेज अभी जो 2 मिनट पहले आ रहा था वही मैसेज आता रहता है, ठीक है। अब आप जाके सेल टैक्स जाके देख सकते हैं तो आपको ये अब एरर नहीं देगा, ठीक है। अच्छा मैं इसी ऑर्डर को इंक्लूसिव ऑफ टैक्स भी करके दिखा देता हूं आप लोगों को, और पहले आप ये टोटल देख लें। ये टोटल आपका यहाँ से 1.5 लाख क्रेडिट अवेलेबल कितनी होगी इस ऑर्डर के बाद, तो ये अवेलेबल रह जाएगी 65। इस ऑर्डर के बाद आप 65,000 का मजीद इसको माल दे सकते हैं। हेडर पे आए और हमने कहा कि ये सेटअप में इंक्लूसिव ऑफ, जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपका ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बन जाएगा। ये देखें, इसका पहली बात तो इसकी कैलकुलेशन कम हो गई, 9,750 थी,
अब ये हो गई 8628.32। अब ये कह रहे हैं कि 75,000 इसकी एक्चुअल ओरिजिन अमाउंट जो है 65,000 नहीं है, वो कह रहा है कि भाई 66,000 इसकी ओरिजिनल अमाउंट है और इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा इतना। अब जब जाके कैलकुलेट टोटल सम पे जाके चेक करेंगे तो ये आपको 75,200 ये टैक्स चार्जेस के और 75,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स का फर्क समझ में आ गया आपको? कोई इसमें मसला तो नहीं है? ओके, क्लियर है? ओके। यहाँ पे आपका सेल ऑर्डर वैसे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप इसमें अपनी जो लाइन डिटेल है उसमें अपनी चीजें देख सकते हैं, जर्नल के अंदर क्या क्या चीजें आता है। ये सेम जो हमारा परचेज ऑर्डर पे था ना, उसी तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएगा, सेल टैक्स और ये सब चीजें, ठीक। एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, प्रोडक्ट के अंदर आपको ये सारी चीजें बताएगा, लोकेशन वगैरह सब चीजें, ठीक। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप लोग खुद देख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमने सेटअप पे उसके कस्टमर के लगाई थी। समझ आ गई? क्लियर है? इसके मुतालिक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद जब ये आपका ऑर्डर कंप्लीट बन जाएगा, बनाने के बाद आप इसको यहां से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक। यहां से ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं कि जब आप कंफर्म करने जाए तो आपको यहाँ पे ये टोटल बता रहा होगा कि भाई इसका टोटल जो है ना ये बन रहा है, यानी कि आपको मुख्तलिफ स्क्रीन के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप सेल टैक्स देखना चाहें तो आपको ये पूरी सेल टैक्स कैलकुलेशन खोल के देगा, ठीक। प्रिंटर का सेटअप यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हाँ इसको यहाँ से भी आप डेट और ये सब चीजें लाइन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। लाइन डिटेल आपको ये इस व्यू में नजर आ रही होगी। आप इसको ओके करेंगे तो ये आपको पूछ रहा है वार्निंग, अपडेट हैज बीन सिलेक्टेड बट नो प्रिंट। हमने कहा ये प्रिंट, ये कंफर्मेशन है प्रिंट से हटाया हुआ है। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे प्रिंट भी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप इसके ऊपर चेक लगा देंगे तो आपको ये प्रिंट भी करके दे देगा। क्लियर है बात? ठीक। ये इसकी कंफर्मेशन जो है ना वो प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सेल ऑर्डर की कंफर्मेशन, सेल ऑर्डर की, इस पर्टिकुलर सेल ऑर्डर की कंफर्मेशन ऐसे प्रिंट करके आपको दे देगा, राइट। उसके बाद आता है पिकिंग लिस्ट। अब आ जाए कि अब ये माल मुझे डिलीवर करना है, देना है, भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसका, वो प्रोसेस होता है इसका पिकिंग लिस्ट। पिकिंग लिस्ट क्या होती है? पिकिंग लिस्ट वो होती है कि जो आपका स्टोर मैनेजर एक लिस्ट क्रिएट करके और लेबर को या स्टोर इंचार्ज को दे देता है, हैंड ओवर करता है कि ये माल आप वेयर हाउस से निकाल के लेके आ जाओ, नहीं पहुंचाया नहीं, लेके आओ। अच्छा लेकर आओ, अंदर से निकाल के लाओ। वेयर हाउसेस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, ठीक है, लेके आओ। तो यहाँ पे हम पिकिंग लिस्ट जनरेट करते हैं। पिकिंग लिस्ट में अगेन यहाँ पे हम डेट, पिकिंग लिस्ट की डेट और डॉक्यूमेंट डेट, ठीक।
लाइंस में जाके अगर फर्ज करोगे, यहाँ पे आपको वो दिखा देगा अवेलेबल 4 क्वांटिटी है हमारे पास इन्वेंट्री में, ठीक है। 4 में से मैं एक लास्ट, वो आपको कह रहा है कि एक आप ले आओ, ठीक है, ये आइटम नंबर है, ठीक है, डिटेल भी दिखाना होता है, सेल ऑर्डर, ठीक। हमने कहा इसको एक ऑर्डर लेके आओ, एक जो एक आइटम ले आओ, हमने इसको, अच्छा ये तो एक आइटम है ना, ये मल्टीपल आइटम होते हैं। अगर एक ही कस्टमर के 5-6 आइटम्स हैं तो वो 5-6 आइटम ले आएगा। अब ये देखिए पिकिंग लिस्ट आपकी जनरेट होने के बाद यहाँ से ये क्लोज हो जाता है, ठीक। उसके बाद होता है पिकिंग लिस्ट को रजिस्टर्ड करना। अब ये रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, रजिस्ट्रेशन के अंदर आती है वो माल लेके आपके पास पहुंच गया कि भाई आपने ये चीजें मंगवाई थी, वो वेरीफाई करता है। कौन वेरीफाई करता है? स्टोर इंचार्ज या स्टोर मैनेजर जो है ना वेरीफाई करता है। आपने यहाँ से इसको अपडेट ऑल किया, अपडेट ऑल करके आपका ये आइटम कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी कि अपडेट ऑल से मुराद है कि आपने वेरीफाई कर दिया कि हाँ जो मैंने आइटम मंगवाया था वो आप सही लेके आ गए, ठीक है। अच्छा, इन केस के इसके ऊपर बारकोड या सीरियल नंबर इनेबल होता तो ये मेरी फील्ड भी इनेबल होती, ये बात याद रखें। और ये आपसे सीरियल नंबर मांगता कि भाई आप ये जो माल दे रहे हो इसका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। इन केस के कोई गलती हो जाती है तो आप अनपिक करके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अनपिक करके कैंसिल कर सकते हैं, एक हो गया। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं इसको दो को अलग अलग टाइम में भेजूंगा तो स्प्लिट भी कर सकते हैं। एक स्प्लिट नहीं होगी, क्वांटिटी 2 स्प्लिट हो सकती है। एक को स्प्लिट करने जाएंगे तो वो कहेगा कि भाई मैं क्या स्प्लिट करूं, एक तो एक ही है ना, वो कह रहा है इलीगल क्वांटिटी, ठीक है। एक जो है ना वो स्प्लिट नहीं होगी, ठीक है। जब ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी पैकिंग स्लिप पे आते हैं। पैकिंग स्लिप का मतलब है कि अब आप डिलीवरी नोट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? यहाँ पे आप नजर रखें कि यहाँ पे देखो पिक्ड का मतलब है कि आपने वेयर हाउस से माल उठा के यहाँ ले आए हैं और गाड़ी में आप लोड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने उसको क्या कर दिया, अगर आप इसके अलावा कोई सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको एरर भी दे देगा। अगर बगैर पिक के आप करते तो वो आपको एरर देता कि भाई ये आपने पिक नहीं किया। ये मैं थ्रू प्रॉपर चैनल एक पूरा प्रोसेस आपको बता। सेटअप में आपने वही डेट और ये सब चीजें चेक की। ये पिक क्वांटिटी 1 मिनट कैंसिल कर रहा हूं। मैं एक इन्वेंट्री आपको दिखा देता हूं पहले कि इस आइटम की इन्वेंट्री में क्या फर्क पड़ा है। ये आइटम है जी, 3 क्वांटिटी थी, ठीक है, अवेलेबल 3 है, एक कहां गया? 4 थी, 4 पिक हो गई है, सही है, तभी यहाँ पे 3 रह गए, ठीक है, एक पिक हो गई। ये इसका इम्पैक्ट इन्वेंटरी में तब पड़ा जब उसने रजिस्टर्ड कर दिया, रजिस्टर्ड किया, ओके, ठीक है। सेल ऑर्डर तक 4 ही रहेगी, सेल ऑर्डर तक 4 वो भी मैं आपको 1 मिनट में आपको ये जो सेल ऑर्डर बनाया था और इसकी जो हमने क्वांटिटी ली है इसको हम अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम अनपिक कर रहे हैं। ये मैं पिकिंग रजिस्ट्रेशन पे गया, इसको मैंने अनपिक किया, ये भी प्रोसेस में वापस से, ठीक है, ओके। ये अनपिक हो गया। अनपिक होने के बाद मैंने कहा कि भाई कैंसिल कर दो इसको, कैंसिल। अब वापस से आप जब रिफ्रेश करेंगे तो ये भी इनेबल हो जाएगा। ये देखिए
ठीक, बिल्कुल ऐसे और आपकी क्वांटिटी जो है इन्वेंटरी में विचार इन्वेंट्री आपकी कितनी होगी, अच्छा 4 होनी चाहिए उसूली तौर पे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। बट ऑन ऑर्डर एक आपको दिखाता रहेगा कि भाई ये तेरा जो है ना इन ऑर्डर ये आने वाले हैं, ठीक है ये जाने वाला है, बिल्कुल ठीक है। फिजिकल कितने पड़े हुए हैं, 4, ठीक है। बिल्कुल जाने वाला कितना है, 1, आने वाले कितने हैं, 13। अगर एक 4 प्लस 13 17, एक चला जाएगा तो मेरे पास 16 बचेंगे, लेकिन ये 16 कब बचेंगे, जब ये 13 आ जाएंगे, अदरवाइज आपका अवेलेबल फिजिकल जो होंगे वो आपके इन हैंड होगी। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ वापस से वहीं, इस पे हमने पिकिंग लिस्ट, अच्छा अब मैं पैकिंग स्लिप बनाने जा रहा हूं तो अब आपको ये एरर देगा, ये देखो एरर देगा, आप इसको ओके करेंगे ये आपको एरर दे देगा, समझ गए। बिल्कुल कहेगा कि भाई आपने पिकिंग कुछ नहीं किया हुआ, तो आप जो है वो रजिस्टर्ड क्यों हमने वापस ले लिया था एग्जैक्टली तो हमने पिकिंग लिस्ट पे गए, हमने एक क्वांटिटी पिक की और इसको ओके किया, ठीक है। इन्वेंट्री में आप इसको देखेंगे, अब इसका स्टेटस क्या है, 4। अभी तक जैसे ही मैं इसको रजिस्टर्ड करूंगा ना तो ये 3 पिकिंग लिस्ट को हमने किया रजिस्टर्ड, अच्छा ये कैंसिल नजर आ रही है, ये एक्टिवेटेड है, ठीक है। इसको मैं अगर थोड़ा सा दिखा सकूं तो हो जाएगा, ये देखिए एक कैंसिल और एक आपका ओपन स्टेट है, ये देखिए इन्वेंट्री ऑर्डर और ये सब चीजें रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, हमने इसको यहां से अपडेट ऑल किया और इसका स्टेटस हो गया कंप्लीटेड, क्लियर। जब आपका ये पिकिंग लिस्ट बन जाएगी तो आपका ये पैकिंग लिस्ट, अब आपको वो एरर नहीं देगा, ये देखें ये टिक लगा हुआ है, पहले यहाँ पे एरर था जी, येलो कलर का एरर जी। यहाँ पे आप डेट और ये सब चीजें सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। अच्छा ये कह रहा अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन टाइप ऑर्डर पैकिंग स्लिप डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये आइटम जो है इसमें सेल ऑर्डर के ऊपर हमने कोई अकाउंट नहीं लगाया हुआ, सेल ऑर्डर के ऊपर हमने कोई अकाउंट नहीं लगाया हुआ, जिसकी वजह से ये हमें एरर दे रहा है। असल में हर चीज का ना एक सेटअप होता है, ये देखें ये सेल ऑर्डर है ना, ये खाली आ सही है, तो हम इसको जहां से हम से परचेज कर रहे हैं उसी पे हम इसको सेल कर, ये बात समझ आ रही है कि इसने एरर क्यों दिया था, कि भाई वो कह था कि भाई मैं इसको ऑफसेट अकाउंट और ये सारी चीजें आपने नहीं लगाई, मैं भी अब ये ओके पे ना एरर दे, अभी भी ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शन, क्योंकि उस आइटम के अगेंस्ट जितनी भी चीजें हैं वो सारी मुझे करनी पड़ेगी, लगा देते हैं अकाउंट ताकि फिर आगे इनवॉइस में जाके भी मसला ना करे।
ठीक है, ये हमने अकाउंट लगा दी। अच्छा ये तो मैंने ऐसे ही जो भी अकाउंट अभी मुझे मिले मैंने लगा दिए, बट ये अकाउंट नहीं, एक्चुअल अकाउंट लगते हैं जिसमें कि आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी और ये सारी चीजें। ये मेरा पैकिंग स्लिप हमारी बन गई है, ठीक है। जब ये आपकी पूरी पैकिंग स्लिप बन जाएगी तो आप जिस तरीके से लाइन आइटम में आपको मैंने दिखाया था लाइन क्वांटिटी, उसमें इसमें भी पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि कितने ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी, कितनी डिलीवर हो गई, इनवॉइस रिमाइंडर कितने, ठीक है। यहां से हम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। अभी तक इस कस्टमर का बैलेंस 0 है, ये याद रखिएगा। इस कस्टमर का बैलेंस अभी तक 0 है। हम देख लेते हैं, इसका बैलेंस कुछ भी नहीं है, ठीक। जैसे ही हम इसको करते हैं इनवॉइस, ये देखें एक सीक्वेंस है, पिकिंग लिस्ट रजिस्ट्रेशन, पैकिंग लिस्ट के बाद इनवॉइस। तो ये ऑटोमेटिकली पीछे पीछे वही चीजें उठाता रहेगा, ठीक। अगेन वही टोटल यहाँ पे वो दिखा रहा होगा और सेल टैक्स दिखा रहा होगा और ये सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे पैकिंग स्लिप दिखा रहा होगा कि भाई कौन सी पैकिंग स्लिप है, सेल ऑर्डर दिखाएगा, यहाँ पे लाइन डिटेल दिखाएगा, सेटअप में डेट और ये सब चीजें। क्लियर है? यहाँ से आपने इसको ओके करके पोस्ट कर दिया। जब आप एक दफा इसको पोस्ट कर देंगे तो इसकी लायबिलिटी कस्टमर की summary account customer account test is posting profile CPP does not exist. Okay. अब इस कस्टमर के अगेंस्ट जो हमने पोस्टिंग प्रोफाइल यूज की है उसको हम देख लेते हैं। एडवांस और दूसरी आ रहा था ना हमारे पास। सीपीपी होता है कस्टमर पोस्टिंग प्रोफाइल। रिसीवेबल के अंदर ये कस्टमर पोस्टिंग प्रोफाइल, ठीक है। ये सीपीपी, ये सेटअप, इसमें लोकल कोई भी नहीं है। तो मैं यहाँ से हमने लोकल सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने किया लोकल सिलेक्ट और यहाँ पे हमने किया 102, ये वाला हमने लोकल जो हमारा कस्टमर है कोड है वो हमने यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। उसके बाद हम वापस से जाते हैं सेल ऑर्डर पे और उस सेल ऑर्डर को जाके पोस्ट कर देते हैं, इनवॉइस कर देते हैं, ठीक है। इनवॉइस और इसको हमने कर दिया ओके, ठीक। अच्छा अब ये देखिए कि एक चीज जब हम क्रिएट करते हैं ओके, रेवेन्यू हमने जो है उस आइटम के अगेंस्ट क्रिएट नहीं किया था, ठीक है, उसको हमने वहां छोड़ दिया था। तो आप उसका रेवेन्यू भी बता देंगे तो ताकि वो हमारा रेवेन्यू क्रिएट हो जाए। अच्छा ये आप लोगों के सामने ये छोटे छोटे इश्यूज आए जिससे कि आपको पता चला कि भाई सिर्फ फ्रंट एंड ही नहीं होता सब कुछ, बैक एंड क्यों। ये देखिए रेवेन्यू जो है ना ये खाली है, हम इसमें रेवेन्यू यहाँ पे बैक एंड पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सेटअप करने की होती हैं, ठीक है। कस्टमर क्रिएट होता है, उसके पीछे पोस्टिंग प्रोफाइल, उसका जीएल कोड, आइटम क्रिएट होता है, उसके पीछे आइटम कोड और उसका ग्रुप और पोस्टिंग प्रोफाइल। ये आपका आइटम ये सेल ऑर्डर आपका पोस्ट हो गया। अब आप जाके इस कस्टमर की लायबिलिटी चेक करेंगे इसकी तरफ तो आपको बैलेंस पता चल जाएगा कि भाई कितना बैलेंस है। ये देखिए इसकी तरफ 75,200 आपको बैलेंस। क्लियर है? आज का जो हमारा सेल प्रोसेस था सिर्फ सेल ऑर्डर की हद तक, वो हमने कस्टमर से लेके और सेल ऑर्डर क्रिएशन, उसकी पैकिंग लिस्ट और जीआरएन और इनवॉइसिंग उसको हमने तमाम देख लिया। और इवन ये कि पोस्टिंग प्रोफाइल भी हमने देखी कि किस तरीके से आइटम के अगेंस्ट पोस्टिंग प्रोफाइल लगती है और किस तरीके से कस्टमर के अगेंस्ट पोस्टिंग प्रोफाइल, ठीक है।
तो आज हम अपनी इन चीजों को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में फिर आगे चलेंगे और परचेज एग्रीमेंट जो आज काम नहीं कर रहे थे उसको भी मैं इंशाल्लाह ताला सेट करके और नेक्स्ट क्लास में हम परचेज एग्रीमेंट को भी देखेंगे, इवन सेल एग्रीमेंट को भी देखेंगे, दोनों चीजों को देखेंगे, दोनों का रेफरेंस। ठीक है, जूम पे जो लोग हैं अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? ओके, आज फिर हम इसको क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।